नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में आधुनिक भारत का ये लेक्चर नंबर 5 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है वो आपने अगर नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जाके चैनल पे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं सर जॉन सोर से। ठीक है, सर जॉन सोर के बारे में ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा ही है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद से लॉर्ड वेलेस्ली, इसके बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सर जॉन सोर की बात करें तो ये 1793 से लेके, ठीक है, 1793 से 1798 तक रहे। ठीक है, तो उसके बाद इनकी अगर हम बात करें तो एक ही पॉइंट दिया गया है कि इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। तो जो ये सर जॉन सोर थे, इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके बारे में बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड और इसने कौन सा नीति अपनाया। तो हस्तक्षेप नीति, जो हस्तक्षेप नीति है इसने इसे अपनाया था। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था। तो जैसे ही सर जॉन सोर का कार्यकाल खत्म हुआ तो 1798 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ और 1805 तक चला। कब तक चला? तो 1805 तक चला। अब चलिए देखते हैं। तो इसने क्या किया कि जो सहायक संधि थी, ठीक है, जो सब्सिडी अलायंस थी उसको इसने शुरू किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सहायक संधि यानी कि सब्सिडी अलायंस की जो पद्धति थी उसका शुरुआत किसने किया था? तो इसने ही किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। और जो डुप्ले था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, तो उसने सहायक संधि का प्रयोग किसके पहले किया था? तो वेलेस्ली के पहले किया था। तो जब अगर पूछा जाए कि वेलेस्ली के पहले कौन सा ऐसा इंसान था जिसने सहायक संधि का प्रयोग किया था, तो वो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसने क्या किया था? सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो निजाम था हैदराबाद का, उसने इसको एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे कुछ मतलब राज्य का नाम दिया है जिसने क्या किया था? सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। जैसे कि हैदराबाद हो गया 1798 ईस्वी में, उसके बाद मैसूर हो गया 1799 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद तंजौर अक्टूबर 1799 में किया था। अवध भी किया था 1801 ईस्वी में। फिर पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में किया। फिर बरार और भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में किया, ठीक है। सिंधिया 1804 ईस्वी में किया। और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जैसे कि जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, मच्छेरी हो गया, बूंदी हो गया और भरतपुर हो गया। तो यहाँ पे जो भी आप नाम देख रहे हैं ये सब जो कुछ राज्य हैं और उनके जिसने क्या किया था? सहायक संधि को किया था, जिसने सहायक संधि किया था, ठीक है। और सबसे पहले किसने किया था? तो निजाम ऑफ हैदराबाद किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और उसके पहले किसने इसका प्रयोग किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये सारे एक बार में पॉइंट इस तरह से रिकॉल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो नोट को समझते हैं कि इंदौर के होलकरों ने, जो इंदौर के होलकर थे, उसने क्या किया था? सहायती जो सहायक संधि था स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के जो होलकर थे उसने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किसने सहायक संधि को मना कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखिएगा कि किसने? तो जो इंदौर के होलकर थे उसने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसी समय टीपू सुल्तान, मतलब इसके समय में जो टीपू सुल्तान थे, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, उसमें मारा गया। तो जब टीपू सुल्तान किसके दौरान मारा गया था? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इसके टाइम में ही जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान का मौत हो गया। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है, इसने ही किया था। किस लिए किया था? तो कब किया था? तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में किया था, ताकि जो भी नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवक थे उनको ट्रेनिंग करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो जो भी अंग्रेज थे उनको भारतीय भाषाओं का शिक्षा देने के लिए इसे कंटिन्यू चलाया गया। कब तक? तो 1854 तक इसे चलाया गया। नोट यहाँ पे दिया गया है, चलिए नोट को देखते हैं। तो नोट में यह दिया गया है कि 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में
हेलेबड़ी ने एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला था, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो 1806 में क्या किया गया, भारत भेजे जाने वाले जो भी प्रशासकीय अधिकारी थे उनके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में एक हेलबड़ी था, वहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। ठीक है, और उस कॉलेज में क्या किया जाता था कि जो भी नवयुवक थे उससे प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्ष का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है, तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था वो क्या करता था, अपने आप को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, तो बंगाल का शेर अपने आप को ये कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब इसका कार्यकाल खत्म हुआ तो क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1805 ईस्वी में, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो कार्यकाल में था नहीं, और क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जल्दी से ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कार्यकाल भी तुरंत ही खत्म हो गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके पहले भी था। उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, एक बार से कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कि पीछे वाला वीडियो किस किसने देखा है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसका फर्स्ट सेशन था कब से कब तक था, फर्स्ट टाइम पीरियड बताइए, फर्स्ट टाइम पीरियड कब से कब तक था, देखते हैं किस किस को पता है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर जॉर्ज वार्लो, ठीक है, वार्लो, सर जॉर्ज वार्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो सर जॉर्ज वार्लो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर जॉर्ज वार्लो की बात करें तो 1806 ईस्वी में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। तो 1806 में क्या हुआ था कि जो वेलोर जगह है वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था सिपाही विद्रोह। तो ये किसके काल मतलब जो ये सर जॉर्ज वार्लो थे 1805 से 1807 तक इनका कार्यकाल था। तो इनके कार्यकाल में ये जो घटना हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण घटना का नाम क्या है, तो जो वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह था 1806 में, वो सर जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में हुआ था। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। तो इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कब था, 1807 से शुरू हुआ और 1813 तक चला। तो चलिए देखते हैं, दिया गया कि इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, तो जो लॉर्ड मिंटो था उसके बीच और जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके बीच क्या हुआ कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। तो जो चार्टर एक्ट था 1813 वाला, वो कब पास हुआ था, तो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी लॉर्ड मिंटो के टाइम में ही पास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग नाम किसका पढ़ेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। तो चलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को शुरू करते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1813 से लेकर 1823 तक, यानी कि 10 साल इसका कार्यकाल था। ठीक है, और इसी के समय एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 और 16 हुआ। ठीक है, 1814 और से लेकर 16 में हुआ, जो कौन सा युद्ध था, तो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड में हुआ था। इसमें नेपाल के जो अमर सिंह थापा थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा एंग्लो नेपाल युद्ध का खत्म हुआ, का अंत हुआ। ठीक है, तो जो एंग्लो नेपाल युद्ध कब से कब तक चला, 1814 से 1816, यानी कि 2 साल तक चला। ठीक है, किसके कार्यकाल में हो रहा था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और जो गोरखा थे, ठीक है, तो उनके बीच में क्या हुआ, एक संधि हुआ जिसका नाम है संगोली की संधि। ठीक है, तो संगोली की संधि हुआ और उस संधि के बाद क्या हुआ कि ये जो युद्ध चल रहा था एंग्लो नेपाल युद्ध 1816 में क्या किया, उसको खत्म कर दिया गया एक संधि के द्वारा। और संधि का नाम याद रखिएगा, संगोली संधि। तो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। इसके समय में यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो पिंडारियों थे उनका दमन कर दिया गया। ठीक है, उनका दमन कर दिया गया और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके समय में क्या किया गया कि जो पिंडारी थे उनका दमन कर दिया गया लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। और जो पिंडारियों के प्रमुख नेता थे कौन कौन, तो वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां। तो ये कुछ प्रमुख नेता थे पिंडारियों के। इसने मतलब यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया कि शक्ति को अंतिम रूप में नष्ट कर दिया। ठीक है, तो जो मराठा की जो शक्ति थी इसने क्या किया कि मराठा की जो शक्ति था उसको अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, यानी कि उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया।
और लॉर्ड हेस्टिंग ने ही प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शक के लिए नियम बनाया। तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया कि जो प्रेस पर लगे प्रतिबंध थे उसको समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। ठीक है, इसने क्या किया कि जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको इसने खत्म कर दिया और मार्गदर्शन के लिए इसने क्या किया कि नियम बनाया। इसी के समय में क्या हुआ था, 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तो टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी नियम के बारे में पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कब और किसके समय में हुआ था, तो 1822 ईस्वी में। ठीक है, इस अधिनियम को लागू किया गया था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। तो इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, तो 1823 से लेकर 1828 तक, यानी कि 5 साल तक का इसका कार्यकाल था। और इसके समय में जो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध था 1824 से 1826 लड़ा गया। ठीक है, तो जो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, 1824 से 1826 तक लड़ा गया। और किसके समय में लड़ा गया था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में लड़ा गया था। ठीक है, और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि अंग्रेज और जो बर्मा थे उन दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम है यानडबू। ठीक है, यानडबू की संधि हुई और 1824 में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुआ। तो बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह हुआ। ठीक है, सैनिकों ने विद्रोह किया। किसके समय में किया, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1828 तक इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद कौन आए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। तो चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1828 से लेकर 1835 तक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से लेकर 1835 तक था। चलिए एक एक करके देखते हैं सारे पॉइंट्स। तो 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, तो जो 1803 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो कहाँ का गवर्नर था, तो मद्रास का गवर्नर था। और इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था, कर दिया। तो ठीक है, तो जो मतलब जाति जो भी मतलब इसके समय में क्या हुआ था 1806 ईस्वी में, जो वेलोर के सैनिक थे उस पर कुछ नियम लगा दिया गया, उसको कुछ बैन किया गया। जैसे कि वो जो जातीय चिन्ह है वो अपने माथे पर नहीं लगाएंगे और अपने कानों में बालियां नहीं पहनेंगे। ऐसा इसके टाइम पीरियड में किया गया। तो इस चीज़ को लेके जो वेलोर के सैनिक थे उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। तो इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि वेलोर के जो सैनिक थे उसने विद्रोह क्यों किया, क्या रीज़न था। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक चार्टर एक्ट आया 1833, जिसमें ये बताया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे भारत का वो गवर्नर जनरल होगा। और इस प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम स्टार लगा दे रहे हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक है, तो और ये क्या था, पहले मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था और डायरेक्ट क्या हुआ कि एक नियम आया जिसमें ये चार्टर एक्ट आया और इसमें ये बताया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे ये दिया गया है कि एक नोट दिया गया है। ठीक है, तो नोट की अगर हम बात करें तो नोट में ये दिया गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और उसके अलावा अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया कि राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो राजा राममोहन राय थे उन्होंने क्या किया कि उसके मतलब राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने क्या किया कि 1829 में जो सती प्रथा था उसको समाप्त कर दिया। तो इसके पहले सती प्रथा हुआ करता था जिसको समाप्त करने का काम किसने किया, तो राजा राममोहन राय के साथ मिलके
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको खत्म किया, ठीक है। और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। यानी कि जो भी पहले क्या होता था कि जो विधवा होती थी, ठीक है, उनको सती का मतलब क्या था कि उनके पति के चिता पे उनको भी जला दिया जाता था जिंदा। तो इस चीज़ को, ये काफ़ी बुरी चीज़ें थी जिसको ख़त्म करने के लिए राजा जो राम मोहन राय थे, ये भी काफ़ी संघर्ष लड़े। और इनका सहायता लेकर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने इस चीज़ को ख़त्म करके नियम भी लगा दिया और जो विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया है कि ये अवैध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है। नोट में दिया गया कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि जो अकबर था वो और जो मराठा पेशवा थे वो लोग भी क्या वो भी मतलब चाहते थे कि सती प्रथा पर रोक लगे, लेकिन उन्होंने सही से प्रयत्न नहीं किया। लास्ट में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों ने मिलकर क्या किया, अच्छे से प्रयास किया और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। वरना आप एक बार सोचिए, आप खुद सोचेंगे तो आपका रूह कांपने लगेगा कि ये कितना मतलब अजीब नियम था कि कोई जिंदा इंसान को आग में बैठा के उसको जला देना, वो कितना मतलब भयानक चीज़ था। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि बेंटिक ने क्या किया था, कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। तो बेंटिक बहुत सारा जो मतलब पुराना जो प्रथा चल रहा था इसको समाप्त करने में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें किया। तो इसने क्या किया कि जो कर्नल स्लीमैन था, ठीक है, उसके सहायता से 1830 में जो ठगी प्रथा था उसको समाप्त कर दिया। और ठग जो देवी काली को पूजा करते थे, जो ठग थे वो क्या करते थे, देवी काली थी उनका ये पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। तो बेंटिक ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म किया, उसके अलावा जो ठगी प्रथा था इसको ख़त्म किया। फिर 1835 में इसने क्या किया कि कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया कि इसके समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। तो मैकाले का जो अनुशंसा हुआ, ठीक है, उस पर इस क्या किया गया, इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर जो अंग्रेजी था उसको शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। तो मैकाले द्वारा क्या किया कि जो किया गया कि जो कानून है उसका वर्गीकरण किया गया, ठीक है, कानून का क्या किया गया, वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक जो था इसने क्या किया कि 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। तो जो बेंटिक था धीरे धीरे उसने क्या किया कि 1831 में जो मैसूर था उसको इसने हड़प लिया और 1834 में इसने क्या किया, जो कुर्ग एवं मध्य कचेर था उसको हड़प के अपने कब्जे में ले लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। उसके बाद इसने क्या किया कि जो भी भारतीय थे इनके लिए पहले क्या था, लिमिटेड सीटें थी, मतलब ज़्यादा हाई पद पे ये नहीं जा सकते थे, नीचे ही पद जो था उस पर ये रह पाते थे। तो उसके बाद इसने क्या किया कि जो भारतीय थे उनको ऐसे पद पे नियुक्त करना शुरू किया जो उत्तरदायी पद हुआ था, ठीक है। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। तो जो सबसे ऊंचा पद था, ठीक है, जो इसके द्वारा जो नियुक्त किया गया तो वो था सदर अमीन का, जिसका तनख्वाह था 700 रुपये प्रति माह, ठीक है, 700 रुपये प्रति माह उसका तनख्वाह था। तो आज के डेट में 700 रुपये हम लोग पर डे खर्चा कर देते हैं, जबकि उस समय ये क्या था, 700 रुपया एक महीने का तनख्वाह होता था। तो समझ सकते हैं ठीक ही था उस मतलब अगर देखा जाए उस टाइम के हिसाब से, और आज के डेट में तो 700 रुपया कुछ नहीं है, हम लोग यूँ उसको खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो पैसा का थोड़ा सा वैल्यू करना चाहिए क्योंकि पहले इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एक निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। और इसी के समय में क्या किया गया कि कंपनी के 1833 के जो चार्टर एक्ट आया तो इसमें यह निश्चित किया गया कि जो किसी कोई धर्म हो, जाति हो, रंग हो अथवा जो जन्म है उसके बेस पे कंपनी के मतलब जो नहीं रोका जाएगा। उसके पहले क्या होता था कि इसको पे रोक लगा दिया जाता था कि अगर ये दूसरे धर्म का है, कुछ ऐसा था जो उन लोगों को नहीं पसंद उसे हटा देंगे, कुछ छोटे जाति के हैं नहीं रखेंगे, हटा देंगे, सांवला है, काला है, उसको हटा देंगे, या फिर उसके जन्म के आधार पर। तो इस तरह वो क्या कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे, नहीं रखते थे काम पे। लेकिन इस चीज़ को इसके समय में ख़त्म कर दिया गया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो जो शिशु बालिका यानी कि जो छोटी बालिका थी, छोटी मतलब लड़की, तो
तो लोग भले हत्या कर देते थे, क्योंकि ये मतलब भ्रूण हत्या सुने होंगे, तो भ्रूण हत्या तो नहीं उस टाइम था, ये इस शिशु बालिका थी, यानी कि जो छोटी बच्ची होती थी तो लोग उसका हत्या कर देते थे, क्योंकि सबको लगता था कि लड़की बोझ है, उस बड़ी होगी उसके साथ गलत होगा, फिर उसको शादी ब्याह सब कर, ये सब चीज़ अलग अलग तरह के लोगों में निगेटिविटी थी, जिसको लेके लोग अपने ही खुद की बेटी को का हत्या कर देते थे। तो इस चीज़ पे इसने क्या किया, प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अच्छा काम किया आने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो आगे अगर हम बात करें तो उसका वहीं पे चीज स्टोरी खत्म हुआ। फिर आए चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो फिर चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ है। तो चलिए इनके बारे में एक ही पॉइंट दिया गया है तो जो इम्पोर्टेंट है तो समझ लीजिए। चार्ल्स मेटकॉफ की अगर बात करें तो इनका टाइम पीरियड मात्र 1 साल का था, तो ज़्यादा पॉइंट तो होगा नहीं, 1 साल में ये क्या ही उखाड़ पाएंगे। तो 1835 और 1836 तक ये रहे, ठीक है। तो इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, यानी कि प्रेस पर जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, उसको इसने हटवाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसने क्या किया, जो प्रेस पर कंट्रोल था, जैसे कि प्रेस क्या होता है, फ्री है यार, जो भी चीज़ है वो अपने हिसाब से लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप अंग्रेज हैं, आप गलत कर रहे हैं तो आपका बुराई नहीं करेगा, बस आपका अच्छाई दिखाएगा, बुराई नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से चीज़ें नियंत्रण थी। तो प्रेस का मतलब है कि वो फ्री है, अपने मतलब फ्रीडम है उसको कि जो भी चीज़ चाहे, जो उसको गलत दिखे गलत तरीके से पेश करे, जो सही है सही तरीके से पेश करे, ना कि सिर्फ अच्छाई दिखाए। तो इस चीज़ को हटाने का काम चार्ल्स मेटकॉफ ने किया, जिस वजह से इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड जिसका कार्यकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक था। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके समय ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है, अगर इसके समय की हम सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है कौन कौन सा है, तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, जो पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842 तक चला। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में। उसके बाद 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। तो जो जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका इसने क्या किया, कोलकाता से लेकर पूरे दिल्ली तक 1839 ईस्वी में उसका इसने मरम्मत करवा दिया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड था, इसके टाइम में क्या हुआ कि जो भी भारतीय स्टूडेंट जो चाहते थे कि डॉक्टरी की शिक्षा के लिए वो दूसरे देश में जाए, फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ हायर स्टडीज़ करें, तो इसका अनुमति ब्रिटिश संसद ने दे दिया था। किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में कुछ यही पॉइंट थे, 3 पॉइंट जिसको हमने आपको बता दिया। पहला पॉइंट था प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो कि 1839-42 में हुआ था। उसके अलावा इसने क्या किया था, 1839 ईस्वी में जो जीटी रोड है उसका मरम्मत करवाया था कोलकाता से दिल्ली तक। और भारतीय विद्यार्थी जो कि डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने का अनुमति इनको ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड एलिनबरो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड एलिनबरो की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड दिया गया है 1842 से 1844, मात्र 2 साल इनका कार्यकाल था। चलिए समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो प्रथम एंग्लो जो अफगान युद्ध शुरू हुआ था वो इनके टाइम पीरियड में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो समाप्त हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो सिंध को अगस्त, जो सिंध था उसको अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो लॉर्ड एलिनबरो जो थे उनके ही टाइम पीरियड में जो सिंध था, ठीक है, जो सिंध, उसको क्या किया गया, अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। तो जो ये सिंध था वो क्या था, अफगानी तूफान की पूछ थी, ऐसा किसने कहा था, तो नेपियर का ये कथन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया गया कि दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। तो जो दास प्रथा था उसका उन्मूलन किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो लॉर्ड एलिनब्रो के टाइम पीरियड में हुआ था, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ था, तो 1843 का एक एक्ट पास हुआ, ठीक है, उसके द्वारा ही इस चीज़ को बताया गया, ठीक है, उन्मूलन हुआ दास प्रथा का। और जो रविवार की छुट्टी है, जो संडे छुट्टी होता है तो उसका शुरुआत भी कब हुआ था, 1843 ईस्वी में हुआ था। तो रविवार की छुट्टी के बारे में याद रखिएगा कि कब इसका प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे नोट दिया गया है कि 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी का प्रारंभ किया गया था। तो ये हो गया लॉर्ड एलिनबरो के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग पढ़ लेते हैं, और जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनके बारे में ज़्यादा पॉइंट होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग है तो इनकी अगर हम बात करें
तो इनका टाइम पीरियड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड 1844 से 1848 तक, ठीक है, यानी कि 4 साल तक इनका टाइम पीरियड था। और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ, और इसमें अंग्रेज की जीत हो गई, और इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो जो लॉर्ड हार्डिंग था, इसने क्या किया था, जो नरबली प्रथा थी इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। तो इसका घटना महत्वपूर्ण क्या है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845-46 में, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई, और इसने क्या किया, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो वीडियो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, प्यार करते रहिए, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग लॉर्ड डलहौजी से चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, और इसका कार्यकाल देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो भी होगा उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।